तो हेलो भाई लोग, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीमन डिवोर का 5th पार्ट। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एल्रिक टाइगर किंग को लेके भाग रहा होता है, तभी उसके सामने एक बड़ा सा टोर्नेडो आ जाता है, जिसे देखकर एल्रिक पूरी तरह चौंक चुका होता है और बोलता है ये तो वो चीज है जिसने नॉर्थ सिटी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी मेफिस्टो एल्रिक को आवाज लगाता है और बोलता है एल्रिक बस इतना ही नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो, हमारी तरफ उस टोर्नेडो के साथ साथ कुछ और भी ट्रबल मेकर्स बढ़ रहे हैं। तभी एल्रिक उसकी तरफ उसी तरफ ध्यान से देखता है और बोलता है ये तो फ्यूरी ट्राइब्स है। हमें उसी टोर्नेडो के सामने दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे फ्यूरी ट्राइब्स के सोल्जर्स आए हुए होते हैं और एंथ्रोमॉर्फ किंगडम पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। हमें बताया जाता है कि टाइगर किंग के नेतृत्व में एंथ्रोमॉर्फ बहुत ही लंबे समय तक फलता फूलता रहा, लेकिन वहीं कुछ बिस्टमैन ट्राइब के लोग थे जिन्होंने अपना एक गठबंधन बनाया और टाइगर फैमिली से अपना मुंह मोड़ लिया। और जहां तक फ्यूरी ट्राइब की बात करें, उन्हें उनका मोटिव कुछ और था, वो एंथ्रोमॉर्फ की गद्दी को हथियाना चाहते थे। और अब तक फ्यूरी ट्राइब और एंथ्रोमॉर्फ के बीच छोटे मोटे ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इतने बड़े लार्ज स्केल पर जंग नहीं छेड़ी। तभी हम देखते हैं टाइगर किंग को, जो कि फ्यूरी ट्राइब को देखकर पूरी तरह चौंक गया होता है और बोलता है कि आखिर ये फ्यूरी ट्राइब यहाँ पर क्या कर रही है। तभी एलिक सभी सफेस बनाते हुए बोलता है मुझे लगता है कि पेरिस में कोई ट्रेटर है जिसने बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इन्हें लीक की है। और वो टाइगर किंग को बोलता है आखिर तुम इतना बेवकूफ कैसे हो सकते हो इतना धोखा खाने के बाद भी। तभी टाइगर किंग उससे बोलता है कि कितना रेडिकुलस है। एलिक उससे बोलता है कि आखिर तुम ही बताओ, आखिर दूसरा क्या रीजन हो सकता है बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट के अलावा वहाँ उन सबका यहाँ पर इन्वेट करने का। और वो सभी उस जगह पर आ रहे हैं जहाँ पर मैं हूँ, जिसके पास बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट है। टाइगर किंग एलिक की बात सुनकर पूरी तरह सैड हो चुका होता है और तभी हम देखते हैं कि वो चौंक जाता है और बोलता है क्या आखिर ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं एलिक को, जो कि उसको अपने हाथों से उठाया हुआ होता है और बोलता है टाइगर किंग कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। एरिक उससे बोलता है कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या तुम मुझे उसका आंसर दोगे या फिर नहीं। क्या तुम मेरे साथ भागना चाहते हो या फिर तुम अपने सिटी में दोबारा लौटना चाहते हो। टाइगर किंग थोड़ा सैड होता है और अपने मन में सोचने लगता है अपने किंगडम के लोगों के बारे में और उससे एरिक से बोलता है कि मैं वापस दोबारा जाऊंगा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी एरिक खुश होते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे। टाइगर किंग बोलता है लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और मेरे पास तुम्हें ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है और मैं तुमसे इससे ज्यादा मदद नहीं मांग सकता। तभी एलिक अपना एक हेडबड टाइगर किंग के हेड पे देता है, जिससे कि उसके तोते उड़ जाते हैं और बोलता है टाइगर किंग कि आखिर ये क्या था, ये बहुत ही ज्यादा दुख रहा है। तभी एलिक अपना सर टाइगर किंग के सर से टच करते हुए बोलता है योर हाइनेस, दोस्त कभी भी इन सब चीजों पे गौर नहीं करते। टाइगर किंग बोलता है क्या फ्रेंड्स। एलिक बोलता है तुम्हें बस एक बार बोलने की जरूरत है, तुम्हें एक बार मदद मांगने की जरूरत है, तुम एक बार मदद मांग कर तो देखो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारी मदद करने के लिए जहाँ हो सके वहां पर जाएगा। और वो सीएन से बोलता है एलिक कि मैंने सही कहा ना सीएन। सीएन बोलता है वेल तुमने कुछ गलत नहीं कहा। तभी टाइगर किंग बड़े इमोशनल फेस के साथ एलिक से बोलता है क्या क्या मैं भी तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ। एलिक उससे बोलता है कि दोस्त बनना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम जब तक दोस्त बने रह सकते हो जब तक कि तुम एक दूसरे के प्रेजेंस को एंजॉय कर रहे हो। जिसे सुनकर टाइगर किंग पूरी तरह खुश हो जाता है। एलिक बोलता है चूंकि मेरा एक दोस्त अभी बहुत ही ज्यादा परेशानी में है तो मैं अपने आंखों को ऐसे ही बंद नहीं कर सकता। एलिक सीएन से बोलता है सीएन सभी को बता दो कि हमारे प्लान में एक चेंज आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें दिखाया जाता है एक बियर जैसे बिस्टमैन को, जो कि वुल्फ की सवारी कर रहा होता है, जिसका नाम माउंट होता है और वो स्क्वाड कैप्टन होता है। वो अपने सोल्जर से बोलता है कि अपने स्पीड को बढ़ाओ और एंथ्रोमॉर्फ की तरफ आगे बढ़ो। तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक चिड़िया जैसा दिखने वाला बंदा आ जाता है, जिसका नाम ह्यूगो होता है, जो कि स्क्वाड एडजुटेंट होता है। सर्च कर लेना इसका मतलब। तभी ह्यूगो कैप्टन से बोलता है कैप्टन क्या वो बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट एंथ्रोमॉर्फ में भी है, एंथ्रोमॉर्फ में ही है। कैप्टन बोलता है क्या तुम्हें भरोसा नहीं है क्योंकि उस बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट को एक ह्यूमन ने लेके आया है। ह्यूगो बोलता है कि हाँ ये थोड़ा बिलीव करना मुश्किल है क्योंकि उसके जैसे लोली रेस के बंदे आखिर इतनी ज़्यादा ग्रेट सीक्रेट टेक्निक को कैसे पोजेस कर सकते हैं। कैप्टन उससे बोलता है चाहे ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो तो हमें ये चांस को नहीं खोना चाहिए एंथ्रोमॉर्फ को हथियाने का। यूगो बोलता है कि हाँ आपने सही कहा। और ये कैप्टन बोलता है अगर ये इन्फॉर्मेशन सही हुई तो हमें टाइगर किंग फैमिली को, जिसने हेवेंसफील्ड को खो दी है, तो हमें उस बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट पर उन्हें हाथ रखने का अनुमति नहीं देना चाहिए। हमें फ्यूरी ट्राइब की सेना को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, फ्यूरी ट्राइब के किंग को दिखाया जाता है। वो बोलता है 40 साल पहले एक बंदा था जिसके गोल्डन हेयर्स और ग्रीन आइज थे, जिसकी वजह से हम इतने पीछे रह गए, वरना तभी का हम इन टाइगर किंग के लाशों पर अपने अंपायर को खड़ा कर चुके होते हैं। हालांकि अगर वो बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट मेरे हाथों लग जाती है तो मैं अपने
खोई हुई पूंछ को दोबारा रिस्टोर कर पाऊंगा और फाइनली मैं अपने 9th टेल को दोबारा हासिल कर पाऊंगा, जिसकी मैंने सालों से इच्छा की है। और वो बहुत ही डेविलिश स्माइल के साथ बोलता है और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। और वो अपनी आर्मी से ऑर्डर करता है कि जल्द से जल्द वो बॉडी स्ट्रेंथिंग आर्ट मेरे पास लेके आओ और हमारे ऑनर और ग्लोरी को दोबारा हासिल करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों के नीचे लेके आऊंगा। हमें स्कॉट कैप्टन को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि वो जो हेवन विल्स को इनहेरिट करेगा वो कोई और नहीं, हमारे किंग ब्लड वुल्फ किंग होंगे। वो अपने आर्मी को ऑर्डर देता है, मेरे बिस्ट भाइयों जाओ और टाइगर किंग के सर को उखाड़ डालो। फ्यूरी ट्राइब के सभी सोल्जर बहुत ही ज्यादा रेंज में आ जाते हैं और एंथ्रोमॉर्फ की तरह आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि फ्रीज मैजिक कास्ट कर देता है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैल जाता है, जिसे देखकर फ्यूरी ट्राइब के बंदे पूरी तरह चौंक चुके होते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। हम देखते हैं कि उन सब पर लगातार अटैक होने लगता है, जिससे कि सभी फ्यूरी ट्राइब के बंदे मरे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्कॉट कैप्टन वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं एरिक के हाथ को। एरिक बोलता है वाओ, यहाँ पर तो बहुत सारे बंदे आए हैं। तभी सीएन एरिक से बोलता है आखिर यहाँ पर हम ही केवल क्यों फाइट कर रहे हैं। तभी हमें हेज के हथौड़े को दिखाया जाता है। हेज बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा है। हम देखते हैं वहाँ पर हेज, सीएन और एरिक तीनों फ्यूरी ट्राइब के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बीस्ट किंग और मास्टर अगस्टीन को दिखाया जाता है। बीस्ट किंग बोलते हैं अगस्टीन से कि क्या आप सच में यहाँ पर रुकने वाले हैं। तभी अगस्टीन बोलते हैं कि इतने ज्यादा नंबर में सोल्जर्स, ये उतने भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। वो एरिक था जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी यहाँ पर रुकने के लिए। तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना देखना है कि आखिर वो हमें कैसे एंटरटेन करने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें दिखाया जाता है सीएन, एरिक और उसकी बहन को। और हम देखते हैं दूसरी साइड में फ्यूरी ट्राइब के बंदे बहुत ही घायल होते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्या हेवेंस हम पर दया बरसाना भूल गई। तभी हम देखते हैं यूगो को जो कि बहुत ही चिल्लाते हुए उन सभी से बोलता है बेवकूफो, जल्दी से तैयार हो जाओ, ये हेवेंस ने हमें कभी अबेंडन नहीं किया, ये इंसान है जो मैजिक का यूज कर रहे हैं। तभी एक फ्यूरी टाइप का बेस्टमैन चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे हाँ, मैंने भी सुना था कि एक ह्यूमन एंथ्रोमॉर्फ है जो कि मैजिक का भी यूज कर सकता है। वो सही बोलते हैं कि वो हमें भरोसा नहीं हुआ कि आखिर वो कैसे इंसानों के साथ अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, वो सभी गद्दार हैं। यूगो बोलता है कि हाँ, वो सभी हमारे एनिमीज हैं, हम सभी उन दुष्ट इंसानों को एक्सटर्मिनेट कर देंगे और एंथ्रोमॉर्फ पे अपना विजय प्राप्त करेंगे। यूगो की इस बात से फ्यूरी ट्राइब में थोड़ा सा जोश आने लगता है और वो जोरों से चिल्लाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं फ्यूरी ट्राइब के स्क्वाड कैप्टन को जो कि एल्ली को घूरे जा रहा होता है और बोलता है ये गोल्डन हेयर्स और ग्रीन आईज। वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और कुछ बातों को अपने याद करने लगता है। वो बोलता है कि मैं इस अपीयरेंस को कभी भी भुला नहीं सकता। वो बास्टर्ड 40 साल पहले उस मॉन्स्टर्स इंसान ने हमें पूरी तरह एनाहिलेट कर दिया। और जैसा कि हमें पता है कि ये ग्रीन आइज और गोल्डन हेयर ये एर्ली के ग्रैंडफादर ही हैं। तभी स्क्वाड कैप्टन अपने मन में सोचता है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है उस 40 साल पहले वाले इंसान से, या तो कोई इंसिडेंस हो सकता है या फिर ये हमें चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी कैप्टन यूगो से चिल्लाते हुए बोलता है यूगो मुझे उनके सर ला के दो। यूगो उससे बोलता है ठीक है कैप्टन। तभी हम देखते हैं कि यूगो अपने डीमन बर्ड ट्राइब को आगे बढ़ने के लिए ऑर्डर दे देता है। हम देखते हैं कि उसके डीमन बर्ड्स एरिक और उसके दोस्तों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उन पर अटैक करने के लिए। वो अपने सोल्जर्स को बोलता है कि अपने आयरन फेदर्स का यूज करो और उन सबके टुकड़े टुकड़े कर डालो। हम देखते हैं कि बर्ड ट्राइब के बिस्टमैन पूरी तरह अपने पंखों को अटैक करने की पोजीशन में ला चुके होते हैं और अपने फेदर्स एरिक और उसके दोस्तों की तरफ अटैक करना चालू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर विंड स्टॉर्म मैजिक कास्ट हो जाता है जिससे कि एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है और उन सभी बर्ड ट्राइब के लोगों का अटैक पूरी तरह खराब हो जाता है और वो लगातार मरे जा रहे होते हैं, जिसे देखकर बर्ड ट्राइब के लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं और बोलते हैं ये तो मैजिक है। एरिक बोलता है सीएन ये उतना भी बुरा नहीं था और हमें पता चलता है कि ये मैजिक के पीछे सीएन है क्योंकि विंड उसकी खासियत है तो विंड मैजिक वही करेगा। सीएन एरिक से बोलता है जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो हो सकता है कि मैं ज्यादा शो ऑफ ना कर सकूं, लेकिन मैं भी नरेस्टर परिवार का तीसरा बेटा हूँ। मेफिस्टो एरिक से बोलता है कि मैं इसी बात के बारे में सोच रहा था कि आखिर तुम इस बंदे को यहाँ पर क्यों लेके आए हो जिसका यहाँ पर कुछ खास मदद नहीं आएगा, लेकिन ये बंदा इसके अंदर सच में कुछ स्किल्स छिपी हुई हैं। एरिक मेफिस्टो से बोलता है कि हाँ इसके पीछे भी रीजन है क्योंकि विनर रीजन के मैजिक टावर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली इन सबकी ऐसी थोड़ी न मानी जाती है और उससे भी ज्यादा नेशनल फैमिली का मैजिक एलिमेंट विंड है। इन जैसे बर्ड्स तो उसके लिए कागज के कुछ टुकड़े हैं जो जिन्हें वो फूंक मार के उड़ा सकता है। तभी हम देखते हैं सीएन को जो कि अपना अटैक बनाते हुए बोलता है कि चलो तो फिर अब यहाँ पर स्ट्रेस फ्री होने का समय आ गया है और वो उन सब पर एक अपना बहुत बड़ा विंड मैजिक कास्ट कर देता है जिससे कि बहुत सारे
बर्ड ट्राइब के बीस्टमैन एक बार में ही मारे जाते हैं, जिसे देखकर यूगो पूरी तरह चौंक जाता है और डर जाता है और बोलता है अपने सभी लोगों से कि जल्दी यहाँ से भागो। तभी हम देखते हैं कि सीएन उसके पीछे आ जाता है और बोलता है चचा पीछे तो देखो, और वो अपना मैजिक उस पे कास्ट करने वाला ही होता है। तभी हम देखते हैं कि एक हथौड़ा आकर उसका सर फोड़ देता है, जिससे कि सीएन भी उसे बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बैल जैसा बीस्टमैन आकर खड़ा हो जाता है और ये हथौड़ा उसी बैल का होता है। वो बैल सीएन से बोलता है कि विंड जैसी कमजोर चीज हम पर एक खरोच तक भी नहीं डाल सकती, और मैं बता दूं ये सभी डिमोनिक बोल्ट ट्राइब के लोग हैं। तभी हम देखते हैं कि उसी बैल के पीछे ही जाकर खड़ी हो जाती और वो उससे बोलती है कि ये मेरा पहली बार है कि जब मैं किसी काऊ को देख रही हूँ एक हैमर यूज करते हुए। वो उससे बोलती है कि चलो आओ और मेरे साथ खेलो। तभी वो डिमोनिक बोलहेज से बोलता है कि तुम्हारे जैसे लोली ह्यूमन के ऐसे बोलने की हिम्मत, और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके जबड़े पे एक जोड़ का हथौड़ा आके लगता है, जिससे कि वो दूर जाकर फेंका जाता है और सभी डिमोनिक बुल उसे देखकर पूरी तरह डर चुके होते हैं। हम देखते हैं इसको जो कि डेविलिश स्माइल के साथ बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने गलती से अपना हथौड़ा चला दिया। हम देखते हैं कि वो सभी डिमोनिक बुल उसको उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि हम अपने कैप्टन के डेथ का बदला लेंगे। हम देखते हैं कि हिज स्माइल करते हुए सभी डिमोनिक बुल को मारने लगती है और हमें पता भी नहीं लगता कि इन दोनों में से डीमन है तो है कौन। एरिक और मेफिस्टो भी वहीं पर खड़े होते हैं और उन सभी कांड को देख रहे होते हैं। मेफिस्टो एरिक से बोलता है कि अब मुझे पता चला कि आखिर तुम अपनी बहन से इतना क्यों डरते हो। वो उससे बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि वो स्माइल करते हुए उन सभी को खोपड़ी को कुचलते जा रही है। उसके अंदर सच में एक पोटेंशियल है डीमन किंग बनने का। तभी हम देखते हैं कि फ्यूरी ट्राइब के बंदे एरिक के आइस वॉल पर अटैक करके उसे तोड़ने लग। वो सभी चिल्लाते हैं कि इस आइस वॉल को तोड़ डालो और आगे की तरफ बढ़ते रहो। एरिक बोलता है सच में क्या ग्रेट टाइम है, मेरे भी शरीर में कुछ ज्यादा ही खुजली हो रही थी फाइट करने के लिए। वो बोलता है चलो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम सभी को टुकड़ों में बांट डालूंगा। हम देखते हैं फ्यूरी टाइप के लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाते हैं कि जल्दी चलो, वहां पर केवल बस 3 ही लोग हैं, उन्हें ओवर पावर करने के लिए अपने ब्रूट फोर्स का यूज करो। तभी हम देखते हैं एरिक जो कि अपना स्वर्ण मैजिक कास्ट कर दिया होता है, जिससे कि स्काई में स्पाइक्स जैसे आइस क्रिएट हो जाते हैं और वो बोलता है कि ऑल माइटी पुश, जिससे कि सभी स्पाइक्स पूरी तरह फ्यूरी टाइप को जाकर लगने लगते हैं और वो सभी लगातार मरे जा रहे होते हैं। एरिक कुछ देर बाद नीचे की तरफ देखता है जहाँ पर कुछ बिस्ट ट्राइब के लोग बचे हुए होते हैं। एरिक बोलता है लगता है कि यहाँ पर कुछ बच गए हैं, तो चलो मैं तुम्हें अपना वो मैजिक दिखाता हूँ जिसे मैंने अपने बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाया है। और वो एक बहुत ही ज्यादा डेविलिश स्माइल देने लगता है। वो अपना मैजिक कास्ट करते हुए बोलता है कि मैं अपने सील ऑफ क्रुएलिटी और सील ऑफ फेरोसिटी दोनों को मिक्स कर दूंगा और उसके बाद उसे ड्रैगन हर्ट माना से पूरी तरह सराउंडेड कर दूंगा, और जिसके बाद मैं जिसे भी टच करूंगा वो इंस्टेंटली फ्रीज हो जाएगा। हम देखते हैं कि वो अपना अटैक को लेकर उन्हीं सबके आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वो सभी सोल्जर्स पूरी तरह डर चुके होते हैं और बोलते हैं कि उसे जाकर रोको, कोई तो रोको, सभी सोल्जर्स अपने बैरियर को बना लो। हम देखते हैं इधर एरिक को जो कि लगातार उन पर अटैक किए जा रहा होता है, जिससे कि उन सबका शील्ड भी उसके आगे टिकता नहीं है और एरिक को इसमें बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। वो बोलता है ये सच में बहुत ही ज्यादा औसम है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई आकर खड़ा हो जाता है ठीक है एरिक के सामने, और ये फ्यूरी ट्राइब का स्क्वाड कैप्टन माउंट होता है, वही भालू। तभी हम देखते हैं कि एरिक का फेरोसिटी सील एक्टिवेट हो जाता है और उससे बोलता है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा है। एरिक उसकी तरफ देखता है और चौंक जाता है और बोलता है सीट ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो 4th चेन मास्टर है, सच में इसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रहा है। स्क्वाड कैप्टन बोलता है मैजिक और बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान हो। वो एरिक से बोलता है तो तुम हो वो जिसकी वजह से मेरे इतने सारे सोल्जर्स मारे गए। एरिक अपने मन में सोचता है कि मैं अगर शांति से सोचूं तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा अपोनेंट नहीं है जिससे मैं डिफीट कर पाऊंगा। हालांकि उस मछली को खोना अफसोस की बात है जिसे मैंने पहले ही फंसा लिया था। वो बोलता है कि अब मैं यहाँ पर अपना और ज्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि स्क्वाड कैप्टन उस पर अटैक करता है और बोलता है कि आखिर तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। एरिक उसका स्पीड देखकर पूरी तरह चौंक गया होता है और बोलता है कि सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। एरिक भी अपना पंच क्रिएट करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं ब्लॉक नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि वो अपना पंच उसके स्वॉर्ड पे मार देता है, जिसकी इफेक्ट से वो भी पीछे की तरफ चला जाता है। एरिक अपने मन में बोलता है कि इसका स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ही ज्यादा इंक्रेडिबल है, अगर ऐसे ही चलता रहा। तभी स्क्वाड कैप्टन का स्वॉर्ड भी थोड़ा सा क्रैक हो चुका होता है। वो अपने स्वॉर्ड की तरफ देखता है और बोलता है ऐसा लगता है कि अब मुझे तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए। एरिक अपने मन में सोचता है कि डैम इट, क्योंकि मैं अभी इसके टेरिटरी में हूँ तो अपना मैं फ्लाइट मैजिक यूज करके यहाँ से भाग भी नहीं सकता। स्क्वाड कैप्टन यूगो से बोलता है कि यूगो आर्मी को लीड करो और एंथ्रोमोर्फ की तरफ ले जाओ, उससे पहले मैं इसका सर काटूंगा।
तब मैं तुम सबके साथ आकर मिलूंगा। तभी हम देखते हैं यूगो आर्मी को लीड करते हुए एंथ्रोमॉर्फ की तरफ निकल जाता है। एरिक बोलता है इस मोटे भालू की वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। इधर हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि एरिक पे हंस रहा होता है और बोलता है कि लगता है कि तुमने बीस्टमैन को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। एक समय था जबकि डीमंस भी इन बीस्टमैन से लड़ाई करने के बारे में 100 बार सोचा करते थे। एरिक बोलता है भले इनकी नस्ल पूरी तरह कमजोर हो चुकी है, लेकिन इनमें भी कुछ लोग हैं जो कि अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। तो इसी वजह से एंथ्रोमॉर्फ ने दीवारें खड़ी करी और फ्यूरीज टाइप से सावधान रहे। कैप्टन एरिक से बोलता है कि फाइनली अब यहाँ पर केवल हम दोनों ही हैं। एरिक अपना मैजिक कास्ट करते हुए बोलता है कि यहाँ पर अब मुझे अपना सब कुछ लगाना होगा इसे डिफीट करने के लिए। तभी हम देखते हैं एरिक के पीछे एक टाइगर जैसा ऑरा क्रिएट हो जाता है, जिससे पता लगता है कि वो अभी बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट का यूज कर रहा है। स्क्वाड कैप्टन बोलता है कि मैं अपने 40 साल पहले के रिलेशन को भूलने के लिए लगातार बार बार खुद को ट्रेन करता रहा, और वो एरिक पे अटैक कर देता और बोलता है चूंकि तुम वो इंसान नहीं हो तो फिर भी मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट डालूंगा, जिससे कि मुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी। हम देखते हैं एरिक को जो कि हंसते हुए उससे बोलता है कि ये कितनी दुख की बात है, तुम्हें अभी 10 साल और ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। कैप्टन उस पर अटैक करते हुए बोलते हैं आखिर मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हें हिम्मत कैसी हुई। तभी हम देखते हैं कि स्क्वाड कैप्टन को एक बहुत ही बड़ा प्रेशर फील होता है। हमें दिखाया जाता है कि इजाबेल के फादर वहां पर आकर उस अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोक दिए होते हैं। तभी स्क्वाड कैप्टन उनसे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। वो बोलते हैं कि मेरा नाम हरमन वाइल है और मुझे मेरे एम्पायर में ब्लू लॉयन के नाम से बुलाया जाता है। हरमन वाइल एरिक से बोलते हैं कि मैं इसे संभाल लूंगा, तुम आगे बढ़ो। हम देखते हैं एरिक को जो कि उन्हें थैंक यू बोलकर वहां से निकल चुका होता है। स्क्वाड कैप्टन बोलता है तो अच्छा एक लॉयन, क्या तुम्हें लगता है कि एक लॉयन एक बियर के अगेंस्ट जीत सकता है। हम देखते हैं कि वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि हरमन वाइल पूरी आसानी से उसे रोक देते हैं। हरमन उससे बोलते हैं कि चलो फिर देख लिया जाए कि आखिर कौन जीतता है। इधर एरिक अपने मन में सोच रहा होता है हालांकि ब्लू लॉयन अभी अपने फुल स्ट्रेंथ में नहीं है, लेकिन वो ऐसे इंसान भी नहीं है जो कि इतनी आसानी से हार जाए। लेकिन अभी मुझे इस बात की चिंता है कि अभी हेज और सीएन ठीक होंगे कि नहीं। हम देखते हैं सीएन को जो कि अपना विंड मैजिक यूज करते हुए सभी बर्ड ट्राइब के लोगों को मार रहा होता है, और इधर हेज सभी बुल ट्राइब के लोगों के सर को कुचल रही होती है। हम देखते हैं एरिक को जो कि वहाँ पर सीटी बजाते हुए आता है और बोलता है सच में इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट है, लेकिन ये सारे बीस्टमैन इधर उधर बिखर चुके हैं जिन्हें ये इतनी आसानी से नहीं रोक पाएंगे। इसलिए मैं इन सभी बीस्टमैन को एक घेरे में लाना चाहता हूँ, जिससे कि हम तीनों मिलकर इन सभी को टेक डाउन कर पाएं। तभी एरिक देखता है कि कुछ लोग बीस्टमैन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और बोलता है एरिक आखिर ये कौन है। तभी उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं ब्लू लॉयन के नाइट्स हैं। वो अपने मन में बोलता है कि मैंने सुना था कि ब्लू लॉयन के नाइट बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। हम देखते हैं इधर ब्लू लॉयन के नाइट्स को जो कि बहुत ही बेरहमी से उन सभी बीस्टमैन्स को मारे जा रहे होते हैं। तभी एक नाइट हंसते हुए एरिक से बोलता है कि नेफ्यू इन लॉ ये सब हमारे लिए छोड़ दो, हम इसे संभाल लेंगे। वो एरिक को नेफ्यू इन लॉ इसलिए बोल रहे होते हैं कि उन्हें लगता है कि ये हरमन वाइल का दामाद है। तभी दूसरा नाइट बोलता है कि नेफ्यू इन लॉ हम मेक श्योर करेंगे कि यहाँ से एक भी बीस्टमैन बचकर ना जा पाए। हम इधर देखते हैं एरिक को जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत सुन लिया है। वो अपने मन में बोलता है हालांकि कुछ भी हो ब्लू लॉयन के नाइट्स ने फाइट को ज्वाइन कर लिया है, तो अब मुझे बचे कुछ बीस्टमैन को संभालना होगा। और वो अपने सामने देखता है जो कि जहाँ पर बहुत सारे फ्यूरी ट्राइब्स और बर्ड ट्राइब के लोग गेट की तरफ एंथ्रोमॉर्फ की गेट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वो बोलता है कि अब वो इतनी दूर तक आगे बढ़ चुके हैं तो अब हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। एरिक के एंथ्रोमॉर्फ की पैलेस की तरफ देख रहा होता है और बोलता है आखिर वो सब वहाँ पर बैठ के कर क्या रहे हैं, आखिर उन्होंने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी ऑफिशियल एक साथ गैदर हुए होते हैं। तभी उनमें से एक ऑफिशियल उन सभी से चिल्लाते हुए बोलता है ये सब बातचीत करने का नहीं है, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। हमें इस ऑफिशियल का नाम नहीं बताया गया है तो हम इसका नाम अब खुद से रख देते हैं, हम इसका नाम रिक रखेंगे क्योंकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तभी दूसरा बंदा रिक से बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि अपना सब कुछ लगाने के बाद हम फ्यूरी ट्राइब को रोक सकते हैं। तभी दूसरा काले बाल वाला बंदा बोलता है कि तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम बस बैठे रहें और ये सब कांड होते हुए देखते रहें। तभी हम देखते हैं वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर आ जाता है और बोलता है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए। तभी वो ब्लैक हेयर वाला बंदा बोलता है कि फाइनेंस मिनिस्टर आखिर आप ये कैसे बोल सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है तो आखिर हम कर ही क्या सकते हैं, तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बोलो ना। काले वाला बंदा बोलता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपनी लाइफ को रिस्क में लाना होगा अपने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन सभी फ्यूरी टाइप के लोगों से फाइट करना होगा। तभी दूसरा ऑफिशियल बोलता है कि मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर के सुझाव से सहमत हूँ और उसके पीछे और भी बंदे बोलने लगते हैं कि हाँ मैं भी सहमत हूँ, हम ऐसे ही बिना मतलब के मर नहीं सकते। जिन्हें देखकर वो काले बाल वाला बंदा पूरी तरह घबरा चुका होता है। हाँ इसके काले बाल नहीं है लेकिन मैं इसे एड्रेस करने के लिए इसके काले बाल ही बता रहा हूँ। वो बंदा बोलता है कि
सच में तुम सभी के सभी पूरी तरह पागल हो चुके। वो बोलता है क्या सच में तुम सभी सिटी के लोगों को खतरे में लाना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि वो हमारे लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे? वो बोलता है कि अगर हम उन्हें सरेंडर करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा जैसे कि हम अपने बेस्ट को उन्हें खाने के लिए परोस रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नोरस आ चुका होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। हम देखते हैं कि उसका सील भी बहुत ही ज्यादा ग्लो अप कर रहा होता है। वो वहाँ पर आकर सभी को चुप होने का ऑर्डर देता है। वो बोलता है कि मैंने तुम सभी के ओपिनियंस को सुन लिया है। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर सही है। इधर फाइनेंस मिनिस्टर हंस रहा होता है, जिसे सुनकर वो काले बाल वाला बंदा पूरी तरह चौंक गया होता है। तभी नोरस सभी बंदों से बोलता है जो भी फाइनेंस मिनिस्टर की बातों से सहमत है वो मेरी तरफ आ जाए। तभी हम देखते हैं सभी बंदे नोरस के पीछे आकर खड़े होने चालू कर देते हैं, जिसे देखकर वो बंदा पूरी तरह घबराने लगता है और नोरस से बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर नोरस आखिर आप ये करना क्या चाहते हैं? हम देखते हैं कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नोरस अपना शैडो कॉर्प्स का मैजिक कास्ट कर देता है। हम देखते हैं कि काले बाल वाला बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है प्राइम मिनिस्टर नोरस क्या आप सच में अपने किंग और अपने कंट्री को धोखा देने वाले हैं? और वहाँ पर उन पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं इधर नोरस को, जो कि बहुत ही ज्यादा बैडेस लग रहा होता है, उसकी आंखें चमक रही होती हैं। तभी नोरस किसी से ऑर्डर देता है और बोलता है कि इन ट्रेटर को मार डालो। और इसके बोलते ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और मैं बताता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जिसे देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तुम सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हो और फिर चले जाते हो। कर दो यार, तुम्हारे एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊंगा, कमेंट करना ना भूलना और लाइक्स भी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।